नमस्कार। पंचायती राज अधिनियम 1993 के अगले वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हमने जो है ग्राम सभा के बारे में काफ़ी कुछ देखा था। आज के वीडियो में हम उससे आगे देखेंगे। तो जो है ग्राम सभा की अध्यक्षता, ग्राम सभा आयोजन वगैरह जैसे होता था, हमने पिछले वीडियो में कैसे किस तरीके से होते हैं वो हमने देख लिए थे। आज अपन देखेंगे कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कैसे की जाती है। यानी जब ग्राम सभा आयोजित किया जाएगा, यानी सारे मतदाताओं का जब एक सभा का निर्माण किया जाएगा और उसमें कोरम वगैरह हो चुका होगा, तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ग्राम सभा की अध्यक्षता अगर सही मायने में देखी जाए तो दो तरीके से होती है। अगर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इसको, कि पहले ये देखेंगे कि जो ग्राम सभा है यानी जो गांव है वो अनुसूचित क्षेत्र का गांव है या सामान्य क्षेत्र का। सामान्य क्षेत्र का कहने का मतलब है कि अगर वहां पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जो संख्या है अगर वो कम हो और तो वो सामान्य क्षेत्र कहलाएगा, और अगर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की संख्या जो है वो ज्यादा हो यानी लगभग 50% से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या मान दिया जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र मान लिया जाएगा। तो सामान्य क्षेत्र में जो ग्राम सभा की अध्यक्ष यानी हर गांव में, हर पारा में, टोहल्ला में, मोहल्ला में अगर बैठक आयोजित की जाती है तो ऐसी स्थिति में सरपंच करेगा या उप सरपंच इसकी बैठक कर सकता है। यानी सरपंच और उप सरपंच जो उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर अगर सदस्य चाहते हैं कि सरपंच अध्यक्षता करे तो सरपंच कर लेगा, और अगर सदस्य जितने भी ग्राम सभा के सदस्य चाहते हैं कि उप सरपंच की अध्यक्षता करे तो ऐसी स्थिति में कौन कर लेगा, उप सरपंच कर लेगा। ये किस स्थिति में है, जब सामान्य जगह हो यानी सामान्य ग्राम पंचायत हो जहां पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की संख्या न के बराबर हो। ऐसी स्थिति में वहां पर जो बैठक करता है वो कौन करता है, या तो सरपंच या तो उप सरपंच। लेकिन अगर वो क्षेत्र कैसा हुआ, अधिसूचित क्षेत्र हुआ यानी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का क्षेत्र हुआ, तो ऐसी कंडीशन पर पंच, सरपंच या उप सरपंच को छोड़कर वो व्यक्ति होना चाहिए। यानी वो तो न सरपंच हो सकता है, न उप सरपंच हो सकता है, न ही पंच हो सकता है। कब, जब वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा। तो अध्यक्षता करेगा कौन, तो अनुसूचित जनजाति व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति बहुमत के आधार पर, तब ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे अपने ही समुदाय से कोई अनुसूचित वर्ग का कोई व्यक्ति खोजेंगे और बहुमत के आधार पर उसको क्या करेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे, और वो अध्यक्षता क्या करेगा, बैठक करेगा। तो दोनों ध्यान रखिएगा कि जो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, सवाल पूछा जाता है तो सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है सरपंच या उप सरपंच करते हैं बहुमत के आधार पर। लेकिन यदि अगर अनुसूचित क्षेत्र हुआ तो ऐसी स्थिति में जो भी पंचायत पदाधिकारी होंगे या जो भी पंचायत पदाधिकारी यानी पंच, सरपंच या उप सरपंच कोई भी हो, उन तीनों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का व्यक्ति हो उसको फिर बहुमत के आधार पर ग्राम सभा क्या बनाएगी, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है। वो फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। फिर जो ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसमें कार्रवाई लेखन किया जाएगा। तो कार्रवाई लेखन का कार्य कौन करेगा, तो ये सचिव द्वारा किया जाएगा। सचिव कभी भी अध्यक्षता नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। सचिव सिर्फ का काम करता है, लेखा का काम करता है। यानी वो जितनी भी कार्रवाई होगी उन कार्रवाई का लेखन कौन करेगा, सचिव करेगा। किस भाषा में करेगा, हिंदी में करेगा। मगर उस कार्रवाई का तब तक महत्व नहीं होगा जब तक अध्यक्ष के हस्ताक्षर न हो जाए। यानी अंत में सारे ग्राम सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर तो होगा ही होगा, साथ में अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होंगे। अध्यक्षता कौन करता है, हमने पहले स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य क्षेत्र होगा तो वहां पर सरपंच या उप सरपंच कर सकते हैं, और अगर वो अनुसूचित क्षेत्र हुआ तो जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति जिसको बहुमत के आधार पर अध्यक्ष चुना हुआ होगा वही व्यक्ति अध्यक्ष होगा। कार्रवाई लेखन में सचिव जो कार्रवाई लेखन हिंदी भाषा में करेगा, रजिस्टर पर जो भी एंट्री करेगा उसमें सदस्यों के यानी जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उनके साथ साथ अध्यक्ष का भी हस्ताक्षर बेहद जरूरी है। ठीक है, तभी उससे माने जाएगा। फिर यदि वो अभिलेखों का निरीक्षण करना, कोई व्यक्ति अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहे यानी कोई देखना चाहे कि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई सही हुई है, गलत हुई है, सचिव ने सही तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है, अगर उनका कोई निरीक्षण करना चाहता है, ऐसी स्थिति में ग्राम सभा का सदस्य कार्यालय समय में जाकर उसको क्या कर सकता है, कभी भी देख सकता है। ध्यान रखिएगा, अभिलेखों का निरीक्षण कौन कर सकता है, केवल यानी ग्राम सभा की कार्रवाई का जो निरीक्षण होगा वो ग्राम सभा का सदस्य कर सकता है। अगर वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं है तो उसको फिर आरटीआई लगानी पड़ेगी, वो फिर निरीक्षण नहीं कर सकता। तो अभिलेखों का निरीक्षण कौन करेगा, ग्राम सभा का जो सदस्य होगा वो निरीक्षण कर सकता है। कब कर सकता है, कभी भी कर सकता है, बस वो 10 से 5 में कर सकता है यानी कार्यालय समय में उसका निरीक्षण कर सकता है। जो अध्यक्ष बनेगा यानी कि सामान्य क्षेत्र में सरपंच, उप सरपंच, और अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच, उप सरपंच या पंचों को छोड़कर जो व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में काम करेगा ग्राम सभा की,
तो उसका कार्य क्या होगा? तो उसका पहला कार्य होगा कि ग्राम सभा को बैठक को संचालित करना। ध्यान रखिएगा, सवाल दो तरीके पूछे जाते हैं, ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना और ग्राम सभा की बैठक संचालित करना। तो ये बैठक आयोजित नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? संचालित कर रहा है। यानी जब भी ग्राम सभा की बैठक होगी उसका संचालन कर रहा है केवल उसी ग्राम सभा का, जिस ग्राम सभा जो आज आयोजित की जा रही है, जो 43 दिन में आयोजित की जा रही होगी, उसी ग्राम पंचायत के जो बैठक होंगे उसको ही संचालित करना है उसको। फिर सदस्यों को बोलने का मौका देना। ग्राम सभा में जितने भी मतदाता गण आए हुए हैं वो लोग अगर बात यदि रखना चाहते हैं या कुछ बात कहना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर हर सदस्य को बोलने का मौका कौन देगा? जो ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा, उस सभा का जो अध्यक्ष होगा वही क्या करेगा? उनको बोलने का मौका देगा। फिर कोरम न होने पर बैठक को रोक देना। कल हमने कोरम के बारे में पढ़ा है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कोरम का मतलब होता है, कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है सदस्यों की वो न्यूनतम संख्या जितने लोगों के लिए बैठक बुलाए जाने के लिए या बैठक करने के लिए आवश्यक संख्या हो। तो सामान्य क्षेत्र में हमने देखा था 1/10, यानी जितने गांव के सदस्य होंगे उनके 1/10, और अनुसूचित क्षेत्र में 1/3, 1/3 लोगों का होना बेहद जरूरी है, जिसमें 1/3 महिलाओं का होना जरूरी है। तो अगर ये कोरम नहीं है तो सदस्य का एक काम ये भी है कि अगर वो जो कोरम यानी जो गणपूर्ति नहीं हुई है, उन गणपूर्ति को ऐसी स्थिति में बैठक को रोक देना। वो काउंट करेगा कि वो 1/10 या 1/3 लोग मौजूद हैं या नहीं। अगर वो लोग मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में बैठक क्या कर दी जाएगी? रोक दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी। फिर अगली बैठक के लिए इसी ग्राम सभा में निर्धारित किया जाएगा कि अगली बैठक कहां आयोजित की जाएगी, कब आयोजित की जाएगी, उसका स्थान क्या होगा। इसी बैठक में क्या किया जाएगा? तारीख और समय निर्धारित कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एजेंडा नहीं बदलता है। जब कभी भी कोरम न होने पर बैठक स्थगित करके अगली बैठक की तारीख रखी जाती है तो अगली बैठक में एजेंडा नहीं बदला जा सकता है, लेकिन समय, तारीख, स्थान बदला जा सकता है। तो ये अभिलेखों का अध्यक्ष के जो कार्य होंगे वो कौन से कार्य होंगे? ग्राम सभा की बैठक संचालित करवाता है, सदस्यों को बोलने का मौका देता है, कोरम नहीं होने पर बैठक को स्थगित कर सकता है, और अगली बैठक के लिए समय, स्थान और जो है दिनांक वो तय करने का इसमें काम किसका होता है? अध्यक्ष का काम होता है। ठीक है। इसके बाद यदि जो ग्राम सभा में जो फैसले होंगे वो किस आधार पर फैसले होंगे? तो ग्राम सभा के जितने भी फैसले होते हैं वो बहुमत के आधार पर होंगे। याद रखिएगा, फैसले हमेशा, चाहे ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या कोई भी यानी ग्राम सभा हो, वहां पर बैठक हमेशा यानी जो फैसले लिए जाएंगे किस आधार पर? क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुमत के आधार पर हम चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में फैसले कैसे लिए जाएंगे? बहुमत के आधार पर होंगे। मतदान भी होगा, मगर मतदान यहाँ पर चीट सिस्टम या ईवीएम से नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर मतदान हमेशा क्या करवाया जाएगा? हाथ उठाकर मतदान करवाया जाएगा। कौन पक्ष में है यानी प्रस्ताव के पक्ष में और कौन विपक्ष में, हाथ उठाकर हाँ या नहीं में इनको जवाब देना होता है। तो ऐसी स्थिति में मतदान होगा, मतदान ही कहते हैं इसे, मगर ये हाथ उठाकर इसमें फैसले लिए जाते हैं बहुमत के आधार। ध्यान रहेगा। फिर क्या जो ग्राम सभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? यहाँ पर संयुक्त बैठक कहने का तात्पर्य है कि अगर किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक ग्रामों में किसी बात का लेकर विवाद है, सीमा विवाद हो, जल का विवाद हो, या किन्हीं भी प्रस्तावों पर, किन्हीं भी जो विकास कार्य से संबंधित जो प्रस्ताव आ रहे हैं उन प्रस्तावों पर अगर किसी तरह का विवाद है यानी उनमें मत भिन्नता है, ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है। तो 2 ग्रामों के बीच में यानी एक ही ग्राम के 2 ग्राम पंचायत के बारे में बात नहीं हो रही, एक ही ग्राम पंचायत के 2 गांवों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद है तो बैठक, संयुक्त बैठक करवाया जा सकता है। मतलब कभी कभी जो ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है वो 1 या 1 से अधिक ग्राम यानी गांवों से मिलकर बने होते हैं। अगर उन दोनों गांवों में क्या होगा, किसी विवाद की स्थिति पैदा होती है तो संयुक्त बैठक हो सकती है। लेकिन ऐसे बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच ही कर सकता है, दूसरे लोग नहीं, क्योंकि सरपंच सभी गांवों का सरपंच है। पंच हो सकता है किसी एक ही पारा, टोला, मोहल्ला का हो, या उप सरपंच किसी विशेष क्षेत्र का, मतलब आपका जो है किसी विशेष क्षेत्र का वो पंच ही होता है। इसलिए पंच या उप सरपंच जो है ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता न करके संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? हमेशा सरपंच करते हैं। ठीक है। फिर ये अध्याय नंबर 2 में हम सारी चीजों को कवर कर लिए। ये अध्याय 2 यहाँ पर क्या होता है? आपका समाप्त होता है। अध्याय 2 में क्या बताया गया है? ग्राम सभा के बारे में बताया गया। फिर
अध्याय 3। अब पंचायत, ग्राम सभा के बाद अब ग्राम पंचायतों के बारे में आ जाते हैं, यानी पंचायतों की स्थापना। यहां पर जब पंचायत शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, जहां कहीं पर भी पंचायत शब्द इस्तेमाल किया जाए इस अधिनियम में, तो ध्यान रखिएगा यहां पर पंचायत कहने का मतलब है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। जहां भी केवल पंचायत शब्द इस्तेमाल किया जाए उसके पंचायत शब्द का अर्थ जो होता है ग्राम, जनपद और जिला, तीनों पंचायतों के बारे में बात कर रहा है। धारा 8 कहता है कि पंचायतों का गठन, यानी धारा 8 में पंचायतों का गठन किया जाता है, यानी पंचायतों का गठन किस धारा में दिया गया है? धारा अध्याय 3 की धारा 8 में दिया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत स्थापित किया जाएगा, खंड स्तर पर जनपद पंचायत स्थापित किया जाएगा और जिला स्तर पर जिला पंचायत का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। पंचायतों की पदावधि यानी कार्यकाल क्या होगा? तो ये जो पंचायत जो गठित किए जा रहे हैं धारा 8 के माध्यम से, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, जो आप जानते हो। लेकिन कभी कभी सवाल पूछता है कि कब से 5 वर्ष तक, तो ध्यान रखिएगा पहली बैठक से 5 वर्ष तक। अभी मैं पहली बैठक के बारे में, इस टॉपिक के बाद आपके पहली बैठक के बारे में भी बात करूंगा। तो पहली बैठक जो 5 वर्ष के, पहली बैठक जिस दिन पहली बैठक यानी चुनाव के बाद जब इनकी पहली बैठक आयोजित की जाएगी, मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूं, इनकी जो पहली यानी ग्राम पंचायत में जब चुनाव होते हैं, जनपद पंचायत या जिला पंचायत में जब चुनाव होते हैं, तो जो पहली बैठक आयोजित की जाती है वो विहित प्राधिकारी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? विहित प्राधिकारी। विहित प्राधिकारी का मतलब है जहां पर जो योग्य हो। जैसे ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक बुलाने का जो दायित्व है उसके लिए जो विहित अधिकारी है वो सचिव रखा गया है। जनपद पंचायत के लिए जो पहली बैठक आयोजित करने का जो दायित्व दिया गया है उसके लिए जो विहित अधिकारी होता है वो जनपद सीओ होता है, और जिला पंचायत के लिए जो विहित अधिकारी होता है वो जिला पंचायत का सीओ होता है। आगे अपन पढ़ लेंगे उसको। यहां पर क्या बताया गया है कि पंचायतों की पदावधि 5 वर्ष की होगी। पहली बैठक से 5 वर्ष, यानी जिस दिन पहली बैठक आयोजित की जाएगी उसी दिन से अगले फिर 5 वर्ष तक क्या किया जाएगा? उसका कार्यकाल रहेगा। इससे पूर्व राज्य सरकार क्या कर सकती है? विघटन, अगर कोई कारण हुआ तो 5 वर्ष से पहले अगर विघटन करने की आवश्यकता पड़ती है तो राज्य सरकार उसको विघटित कर सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर क्या किए जाएंगे? चुनाव करवाए जाएंगे। अब जब दूसरा चुनाव करवाया जाएगा तब उस पंचायत का जो कार्यकाल होगा वो शेष अवधि के लिए होगा, न कि 5 वर्ष के लिए। जो भी समय बचा हुआ होगा उस बचे हुए अवधि के लिए करवाया जाएगा, न कि क्या करवाया जाएगा? 5 वर्ष के लिए, यानी हर ग्राम पंचायत का नहीं होगा। तो याद रखिएगा अध्याय 3 के पंचायतों की स्थापना में धारा 8 बताया गया है पंचायतों का गठन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद खंड स्तर पर जनपद पंचायत, और खंड का कहने का मतलब है विकास खंड। जहां पर भी खंड से इस्तेमाल किया जाए उसका मतलब होगा विकास खंड। और जिला स्तर पर जिला पंचायत, कार्यकाल इनकी 5 वर्ष की होगी। जो पहली बैठक से काउंटिंग होगी, इससे पूर्व राज्य सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है? इसको विघटन किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार द्वारा इसे विघटित किया गया, ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर क्या कराए जाएंगे? चुनाव करवाए जाएंगे, और नए चुनाव से जो पंचायत गठित की जाएगी उनका कार्यकाल कैसा होगा? शेष अवधि के लिए होगा। ठीक, ध्यान रह गए। फिर जो पंचायत धारा नंबर जो 10 है उसमें बताया गया है ग्राम पंचायत जिला पंचायत की स्थापना। क्या बताया गया है? धारा 9 के बारे में पदावधि में दिया गया था, धारा 9 में, और धारा 10 में बताया गया है क्या? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की संरचना, यानी उनकी संरचना में कैसे होंगे। तो उनकी संरचना अगर देखेंगे आप, तो जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके सदस्य होते हैं पंच, और पंच जो है एक पंच वार्डों से खड़ा होता है, और उसी तरीके से जनपद पंचायत के जनपद सदस्य जो भी वो भी वार्डों से खड़े होते हैं, और जिला पंचायत जो है वो भी वार्डों में बटे होते हैं। यानी जो ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, उनका जो चुनाव के आधार पर जो विभाजन किया जाता है वो वार्डों के आधार पर किया जाता है। तो ग्राम, जनपद और जिला पंचायत की जो स्थापना होगी उसमें वार्ड का जो विभाजन होगा वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, ध्यान रहेगा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि राज्यपाल जो है गांव का भी विभाजन कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि गांव के वार्डों का विभाजन या जनपद के वार्डों का विभाजन या जिला पंचायत के वार्डों का विभाजन कौन करता है? राज्यपाल के माध्यम से होता है। तो वार्ड का विभाजन कितना हो सकता है ये कहां बताया गया? धारा नंबर 12 में बताया कि अगर किसी ग्राम पंचायत में वार्ड रखे जाएं तो अधिक से अधिक और कम से कम कितने वार्ड हो सकते हैं? ये कहां बताया गया? धारा नंबर 12 में बताया गया। धारा नंबर 12 कहता है कि अगर वो ग्राम पंचायत है, ऐसी स्थिति में कम से कम 10 वार्ड और अधिक से अधिक 20 वार्ड,
और जनपद पंचायत है तो कम से कम 10 वार्ड और अधिक से अधिक 25 वार्ड, और जिला पंचायत है तो कम से कम 10 वार्ड और अधिक से अधिक 35 वार्ड। यानी कि चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो और जिला पंचायत हो, उनमें हर ग्राम पंचायतों में कम से कम 10 वार्ड जरूर होंगे। क्या ध्यान रखना है आपको कि चाहे वो ग्राम हो, जनपद हो या जिला हो, सभी ग्राम पंचायतों में कितने वार्ड हो सकते हैं? कम से कम 10 वार्ड जरूर होंगे, और अधिक से अधिक 20, 5, 25, 5, 35 यानी 20, 5, 5 जोड़ते जाइएगा तो क्या हो जाएंगे? अधिकतम वार्डों की संख्या निकल आएगी। ये सब कहां बताया गया है? धारा नंबर 12 में। वार्डों का क्या होगा? विभाजन ग्राम पंचायत में 10 से 20, जनपद में 10 से 25 और जिला में 10 से लेकर 35। ध्यान रहेगा। फिर धारा नंबर 11 में बताया गया पंचायतों का नियमन। पंचायतों का नियमन करने का मतलब है कि आप पंचायतों को कैसे ट्रीट करें, यानी पंचायत क्या है, पंचायतों को किस रूप में देखा जाए, किस स्वरूप में देखा जाए, क्योंकि जब तक आप उनका स्वरूप नहीं देखोगे तब तक आप ट्रीट कैसे करोगे। तो एकदम नियमन के रूप में एकदम स्पष्ट कर लीजिए कि चाहे वो संस्था, कोई भी संस्था हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, पंचायतों का हम जो ट्रीट करेंगे वो व्यक्ति के रूप में करेंगे, एक विधिक व्यक्ति के रूप में करेंगे, एक पर्सन के रूप में करेंगे। यानी पंचायतों का नियमन किस रूप में होगा? एक विधिक व्यक्ति के रूप में, यानी एक व्यक्ति के रूप में आप उनको ट्रीट कीजिए, न कि संस्था के रूप में। क्योंकि संस्था कैसे होते हैं? अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, जबकि व्यक्ति कैसे होते हैं? दृश्य होते हैं। तो उनको कैसे ट्रीट करना है? एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट करना है, यानी पंचायत एक विधिक व्यक्ति होंगे। तो विधिक व्यक्ति होने का क्या तात्पर्य है कि अगर आप पंचायतों के किसी मामले में असंतुष्ट है, यदि पंचायत ने आपका कोई अहित किया है, तो आप पंचायतों पर क्या कर सकते हैं? सीधे जैसे व्यक्ति पर केस किया जाता है वैसे पंचायतों पर भी केस किया सकता है, कोई वाद ला सकते हैं, न्यायालय में उनके विरोध में जा सकते हैं। इसलिए इनको पंचायतों को क्या माना गया है? एक विधिक व्यक्ति के समान माना है, जिनकी एक सामान्य मुद्रा होगी। जैसे विभिन्न व्यक्तियों की सामान्य मुद्रा होती है, दस्तखत होती है, वैसे भी इनका एक सील और एक दस्तखत होगा। फिर ये सामान्य व्यक्ति जैसे चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं, यानी किसी दूसरे को भी दे सकते हैं, उसी तरीके से इनको भी सामान्य व्यक्ति की तरह इनको भी चल अचल संपत्ति खरीदने और अंतरण करने का क्या होगा? अधिकार होगा। अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। अंतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, यानी बिक्री के माध्यम से या दान के माध्यम से या किन्हीं भी हित त्याग के माध्यम से व्यक्ति उनका अपनी संपत्ति का अंतरण करता है। तो यहाँ पर अंतरण करने का मतलब है किसी दूसरे को दे देना। ये जो धारा नंबर 11 बताया गया है, ये यही बताया गया है कि पंचायतों का नियमन कैसे करना है, यानी उनको ट्रीट कैसे करना है। तो एक विधिक व्यक्ति की तरीके से ट्रीट करना है, जिनकी एक सामान्य मुद्रा यानी सील होगी, एक सील मोहर होगा, और वो चल अचल संपत्ति का क्या कर सकते हैं? खरीद बिक्री कर सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं, और साथ में आप यदि चाहें तो इन पर वाद यानी मुकदमा या न्यायालय पर जो है इन पर विवाद भी ला सकते हैं। ठीक है, ये क्या बताया गया धारा नंबर 11 में। फिर पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना होगी, यानी गठन हम धारा 8 में देखते हैं, लेकिन संरचना हम अलग अलग पार्ट में देखते हैं। संरचना में देखते हैं कि जैसे ग्राम पंचायत की जो संरचना बताई गई है वो धारा 13 में बताई गई। ग्राम पंचायत की संरचना कहां बताई गई? धारा नंबर 13 में। जनपद पंचायत की जो संरचना बताई गई वो धारा नंबर 22 में बताई गई है, और जिला पंचायत की जो संरचना बताई गई है धारा नंबर 29 में। यानी 13, 22, 29 में ग्राम पंचायत की संरचना है। क्या ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत 13 में, जनपद पंचायत 22 में और जिला पंचायत 29 में। 13, 22, 29 में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? ग्राम पंचायत की संरचना धारा 13 के अनुसार क्या होगा? तो ग्राम पंचायत में पंच होंगे, सरपंच होंगे और उप सरपंच होंगे। कौन कौन होगा? पंच, सरपंच और उप सरपंच होंगे। पंच जो होगा, देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ग्राम सभा पढ़ रहे थे। ग्राम सभा में जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? सारे मतदाता होते हैं। यहां पर जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत में सदस्य के रूप में कौन होगा? पंच होगा, जबकि अध्यक्ष के रूप में सरपंच होगा, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में कौन होगा? उप सरपंच होगा। पंचों और सरपंचों का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से, यानी मतदाता प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी खुद ही मतदाता वोट देते हैं। जबकि उप सरपंच का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचों में से उप सरपंच चुना जाता है। पंच लोग ही किसको चुनते हैं? उप सरपंच चुनते हैं। उप सरपंच के लिए जो मतदाता है वो डायरेक्ट वोटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत की संरचना धारा 13 के अनुसार पंचों और सरपंचों का
चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, जबकि उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से माध्यम से। जनपद पंचायत ये कहां बताया गया है, धारा 22 में। जनपद पंचायत जो वार्ड के आधार पर चुनाव लड़ेंगे वो सदस्य, और जो पूरे पंचायत क्षेत्र में, जनपद पंचायत क्षेत्र में जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो अध्यक्ष कहलाएगा। तो सदस्य का चुनाव और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो किसके माध्यम से होगा, सदस्यों के माध्यम से होगा। यानी जनपद पंचायत के संरचना में जो जनपद सदस्य होंगे, जनपद अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। इसके अलावा क्षेत्र के जितने भी विधानसभा सदस्य हैं, मतलब उस ग्रामीण क्षेत्र में, याद रखिएगा नगरीय क्षेत्र में विधानसभा सदस्य इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। उस जनपद पंचायत के क्षेत्र में जितने भी विधायक होंगे वो जनपद पंचायत के मानक सदस्य होंगे। याद रखिएगा जनपद पंचायत में केवल विधायक होते हैं। जनपद पंचायत की सदस्यता में कौन होगा, सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त जो उस क्षेत्र के जो विधायक होंगे वो जनपद सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन ये मानक सदस्य होते हैं, मतलब इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इनको अपन आगे पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त इस जनपद पंचायत क्षेत्र में जितनी भी ग्राम पंचायतें होंगी उनके 20% जो सरपंच होंगे वो एक एक वर्ष के लिए सदस्य के रूप में क्या किए जाएंगे, नामित किए जाएंगे। मतलब जनपद पंचायत की जो संरचना होगी उसमें सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा और जो है वो एक उपाध्यक्ष होगा। सदस्य के रूप में अगर देखा जाए तो कम से कम कितने हो सकते हैं सदस्य, 10, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 25। इसके अलावा, इनके अलावा बोल रहा है, इनके अलावा उस क्षेत्र में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनका कोई विधायक है, ग्रामीण क्षेत्र का कोई विधायक है, वो व्यक्ति क्या होगा, इसका सदस्य होगा। और इस क्षेत्र में, इस जनपद पंचायत में जितने भी ग्राम पंचायतें होंगे उनके सरपंच होंगे, उन सरपंचों में से 20% सरपंच एज ए टाइम में वो क्या होंगे, सदस्य होंगे। लेकिन ये हर साल बदलते रहते हैं। हर साल क्या होंगे, 20%, फिर अगले 20%, फिर अगले 20%, ऐसे बदलते रहे। और 5 वर्षों में 20%, 20-25 यानी 100% जो सरपंच होंगे वो बीच बीच में क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष। यानी हर साल 20% सदस्य, तो 5 साल में 100% सदस्य हो जाएंगे। तो सारे सरपंच धीरे धीरे करके एक एक वर्ष के लिए चक्रीय क्रम में क्या आते रहेंगे, सदस्य के रूप में काम करेंगे। तो जनपद पंचायत की सदस्यता में कौन कौन होते हैं, एक सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, विधायक होते हैं उस क्षेत्र के, और उस क्षेत्र के सरपंच होते हैं, लेकिन 20% होंगे। कितने दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए। फिर जिला पंचायत की जो संरचना बताई गई है वो धारा नंबर 29 में बताई गई है। धारा नंबर 29 में सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी सदस्य और अध्यक्ष का जो जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि जिला पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों से चुना जाएगा। उपाध्यक्ष चुनाव किससे होता है, सदस्यों के माध्यम से होता है। ठीक, इसके अलावा यानी अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 10, और कम से कम कितने हो सकते हैं, 10, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 35। ये इनसे बनता है। इसके अलावा उस क्षेत्र में जितने भी सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, बस ग्रामीण क्षेत्र के रहना चाहिए और उनके मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए उस क्षेत्र में, उस आपका क्या कहते हैं, जिला पंचायत क्षेत्र में। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होंगे वो, और जो विधानसभा सदस्य यानी जो विधायक होंगे वो इसके सदस्य होंगे। और साथ में इस क्षेत्र में जितने भी जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे वो सारे सदस्य के रूप में होंगे। यानी सदस्य होगा, अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होगा। सदस्यों में जो 10 से लेकर 35 सदस्य हो सकते हैं। इसके पास जितने लोकसभा सदस्य होंगे, जितने राज्यसभा सदस्य होंगे, जितने विधानसभा सदस्य होंगे और जितने जनपद अध्यक्ष होंगे इस क्षेत्र में, वो सारे आपका जिला पंचायत के सदस्य के रूप में, मानक सदस्य के रूप में होंगे। तो ध्यान रखिएगा, मानक ये मूल सदस्य है, ये मानक सदस्य है। तो जो आपका विधायक होगा, जो सांसद होगा और जो लोकसभा सदस्य होगा वो मानक सदस्य के रूप में होंगे। मानक सदस्यों को वोट करने का अधिकार, यानी जब कभी कोई मामले में निर्णय लेना होगा, मतदान करना होगा उस सभा में, तो वोट करने का अधिकार यानी सीमित होते हैं, बस चर्चा करने के लिए होते हैं। इनके प्रतिनिधित्व के लिए इनको रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत की संरचना 13, जनपद पंचायत की संरचना 22 और जिला पंचायत की संरचना धारा 29। इसके अलावा एक चीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण चीज और बताने वाला हूं, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक महत्वपूर्ण चीज और देखिए आप, जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है।
कि यदि कभी ऐसा माना जाए, कभी किसी स्थिति में अगर सरपंच का पद रिक्त हो जाए, यानी सरपंच का जो है चुनाव ना हो पाए, चुनाव नहीं हो पाता है, नहीं हो, ऐसी स्थिति में क्या करना है? जब सरपंच का चुनाव नहीं हो रहा होता हो, ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में पंच जो होंगे वो अपने मध्य से एक क्या कर सकते हैं? सरपंच चुन सकते हैं। जनरली जो पंच होते हैं वो उप सरपंच का चुनाव करते हैं, लेकिन यदि सरपंच का चुनाव नहीं हो रहा है तो उप सरपंच तो चुनेंगे ही चुनेंगे, साथ में अपने मध्य से क्या कर सकते हैं? सरपंच का भी चुनाव कर सकते हैं जब सरपंच का चुनाव नहीं होता है। और जो सरपंच चुनेंगे उनको जो मुख्य सरपंच होता है, यानी जो सरपंच के सारे अधिकार इसके पास होंगे, सरपंच के सारे अधिकार, यानी इसके अधिकारों में कमी नहीं होगी, इसके पास होंगे। जो पंचों से चुना हुआ सरपंच होगा उसके पास क्या होंगे? सारे अधिकार होंगे। वो सामान्य सरपंच की तरह ही कार्य करेगा, न कि वो ऐसा जो है सीमित सरपंच की तरह कार्य करेगा। ठीक है। दूसरा याद रखना है आपको कि पहली बैठक कौन सी? पहली बैठक के बारे में बताया गया है कि पहली बैठक का आयोजन जो है विहित प्राधिकारी द्वारा कराया जाएगा। किसके द्वारा कराया जाएगा? विहित प्राधिकारी द्वारा पहली बैठक आयोजित की जाती है। विहित प्राधिकारी अगर देखा जाए तो अगर ग्राम पंचायत के मामले में देखा जाए तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो विहित प्राधिकारी होता है। जनपद पंचायत के मामले में देखा जाए तो जनपद का सीईओ होता है, जनपद पंचायत का जो सीईओ होगा वो इसका विहित प्राधिकारी होता है। और जिला पंचायत के माध्यम से अगर देखा जाए तो जिला पंचायत का जो सीईओ होगा वो क्या होगा? मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिसको कहते हैं, वो क्या माना जाता है? वो पहली बैठक आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, यानी पहली बैठक वही आयोजित करता है। ये बात कहां बताई गई है? ये जो सचिव है ये धारा नंबर 20 में बताया गया है। कहां बताया गया है? कि ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक आयोजित की जाएगी वो धारा नंबर 20 के अंतर्गत सचिव के माध्यम से तथा धारा नंबर 27 के माध्यम से जनपद पंचायत की जो पहली बैठक आयोजित की जाएगी वो जनपद सीईओ के माध्यम से की जाएगी। और धारा नंबर 34 के माध्यम से 34 के माध्यम से पहली बैठक किसके द्वारा किया जाएगा? जिला पंचायत सीईओ द्वारा किया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। दो चीजें ध्यान रखने हैं, एक तो सरपंच का चुनाव, तो यदि सरपंच का चुनाव न हो तो जो पंच होंगे वो अपने मध्य से सरपंच चुन सकते हैं, और जो नया सरपंच बनेगा उसको सरपंच के पूरे अधिकार प्राप्त होंगे। पहली बैठक कैसे आयोजित की जाती है? तो पहली बैठक विहित प्राधिकारी द्वारा, ग्राम पंचायत की पहली बैठक धारा 20 के माध्यम से सचिव के माध्यम से, जनपद पंचायत की पहली बैठक धारा 27 के द्वारा सीईओ के माध्यम से, यानी जनपद सीईओ के माध्यम से, और जिला पंचायत की पहली बैठक धारा 34 के अंतर्गत जिला पंचायत सीईओ के माध्यम से क्या की जाती है? वो आयोजित की जाती है, यानी इनको बुलाया जाता है। इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे इनका निर्वाचन, कैसे निर्वाचन होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने ही। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके आप बता सकते हैं, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए इसको ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। तो आज के लिए इतने ही। बहुत बहुत धन्यवाद।